प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर। देखिए भाई, जितने भी प्यारे साथी 2026 में पेपर देने वाले हैं और क्लास 10th में हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 10 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर अगर आपने क्लास शुरू से लगाकर एकदम लास्ट तक देख ली, मेरे प्यारे साथी, आपको पता चल जाने वाला है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे पेपर को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो और अगर आपको चाहिए है कि 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए मुझे कोई एक ऐसी ई बुक मिल जाती है और अगर मैं उस ई बुक को खरीद लेता हूं या फिर मुझे कैसे भी करके कोई ई बुक मिल जाती है सभी सब्जेक्ट की, अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, 1 मिनट दे देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर मैथ हो या फिर प्यारे साथी साइंस हो, तो हमारी पूरी टीम ने मिलकर के क्या किया है कि आपके लिए ई बुक डिज़ाइन की है और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग ई बुक आपके लिए तैयार की गई हैं। अगर आप लोग हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, प्यारे साथी, अगर आप लोग एक भी ई बुक परचेस कर लेते हो, मेरी गारंटी है कि इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से ई बुक डिज़ाइन की गई है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस ई बुक के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी की ई बुक लेना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश की ई बुक लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, आप लोगों के लिए हर एक ई बुक का अलग से लिंक आपको मिल जाएगा। प्राइस कितना रहने वाला मैं आपको बता देता हूं। प्राइस इतना मिनिमम है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो पहले तो जाना, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। जिसको भी ई बुक लेना है, मात्र 15 रुपये पे करके आप एक सब्जेक्ट की ई बुक ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मात्र 15 रुपये पे करके। तो जिसको भी ई बुक लेना है भाई, एक बार जाइएगा और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ठीक है, फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है इसमें हमको क्या क्या तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन पेपर जो आपका होने वाला है प्यारे साथी, ये 2 खंडों में आपका विभाजित होगा। सबसे पहला खंड अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो सबसे पहला खंड आएगा बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपके एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के आएंगे और टोटल आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देखेंगे और मेरी उम्मीद है अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस तैयार करके कहीं ना कहीं नोट कर लिए ना, मेरी गारंटी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, पहला प्रश्न कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये वाला प्रश्न आपको जरूर, हर एक सेट में नहीं कह सकता, लेकिन आपको 2025 के मिनिमम 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, इसके अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूं कि लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल सही कर लेंगे। यदि मैं अपने अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो ऑप्शन देखिए, यहां पर 1814 ईस्वी दे रखा है, 16 दे रखा है, 15 दे रखा है, 17 दे रखा है। यदि मैं बात करता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, ठीक है, तो आपको हमेशा एक ऑप्शन याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी प्यारे साथी, वो वर्ष 1815 ईस्वी में हुई थी। बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एवरी क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं कि अगर आपने नोट कर लिए तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको 2026 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करते तीसरे प्रश्न की, तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे प्यारे साथी सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने आरंभ किया था। ठीक है, प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी। ये बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पर प्यारे साथी सही ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो कोंकणी यहां पर हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ अगर मैं बात करता हूं
तो वर्ष 1914 ईस्वी में हमारा प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर राइट ऑप्शन हमारा यहां से ए हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। अगर मैं जैव संसाधन की बात करता हूं प्यारे साथी, तो सभी को पता होना चाहिए कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जैवीय वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि हमारा यहां पर जैव संसाधन कौन सा है, तो अगर यहां पर अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं प्यारे साथी, तो हमारा मत्स्य उद्योग ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि भूमि एक क्या है। तो भूमि प्यारे साथी एक कैसा संसाधन है। अगर मैं भूमि संसाधन की बात करता हूं तो भूमि हमारा एक तरीके से प्यारे भाई प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कैसा है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं, तो अगर मैं अपने ऑप्शन की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर अगर ऑप्शन देखोगे तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, यानी 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो वैसे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि चाय की खेती के लिए जो पर्वतीय मृदा होती है ना, सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा होती है। परंतु अगर मैं सोशल साइंस के यानी इस चैप्टर के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मेरे प्यारे भाई लेटराइट मिट्टी होती है। कौन सी होती है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको यही वाला ऑप्शन बिल्कुल अपने पेपर में सही करके आना है। आपको पर्वतीय मिट्टी पर टिक नहीं लगाना है। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से रेशेदार फसल इनमें से आपकी कौन सी है। अगर मैं रेशेदार फसल की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो जूट दे रखा है, कपास दे रखा है, प्राकृतिक रेशम दे रखा है और इनमें से सभी दे रखा है। अगर मैं अपने रेशेदार फसल की बात करता हूं तो यहां पर हमारी इनमें से सभी जो हमारा ऑप्शन है भाई, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक रेशम हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, तो ये सारी हमारी कह सकते हो कि रेशेदार फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो चूना पत्थर, सल्फर ले लो, या फिर मैग्नीज ले लो, या फिर कोयला ले लो। अगर मैं चारों की ऑप्शन की बात करता हूं प्यारे साथी, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज को हम लोग Mg बोलते हैं, और Mg हमारी जो धातु होती है एक धात्विक खनिज होता है। क्या होता है भाई, ये एक तरीके से हमारा धात्विक खनिज होता है, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो कि हमें कह सकते हो कि जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन जो है प्यारे भाई धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी भारत। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो बेल्जियम कहां पर स्थित है। तो बेल्जियम की अगर मैं बात करता हूं तो बेल्जियम आपका स्थित है प्यारे साथी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर दे रखा है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर का हो जाएगा कि बेल्जियम हमारा यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतने क्वेश्चंस को। और इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह सुनिश्चित किया गया था। तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन के आधार पर मैं आपको सही ऑप्शन बताने का प्रयास करता हूँ प्यारे साथी। तो चलिए ऑप्शन को देख। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो देखिए स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, कि राज्यसभा में, कि प्रांतीय विधायिका में। तो सबसे पहले तो आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कह रहा था कि जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह किस माध्यम से सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, तो देखिए स्थानीय निकायों में, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही करके आएंगे। फिर अगला प्रश्न आप नोट करेंगे कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, हाँ, तो अगर मैं बात करता हूं कि संघात्मक शासन कहां पर नहीं है, तो भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, श्रीलंका हो गया और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो श्रीलंका हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो देखिए हिंदी अगर मैं बात करता हूं, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी हमारी एक राजभाषा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि लिखित, ठीक है, लिखित में से निम्नलिखित कर लो। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो अधिकतम साक्षरता दर जिस राज्य में पाई जाती है, तो हम सभी को पता होगा कि केरल हमारा सबसे
अधिक साक्षरता वाला राज्य होता है, जहां पर अधिक से अधिक शिक्षित लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो केरल हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहां पर हमारा आरबीआई के द्वारा क्या होता है, मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करिए। ठीक है, एक मिनट, यहां पर अगर आप देखोगे तो 18 नंबर प्रश्न है ही नहीं, और क्षमा चाहता हूं कि 18 नंबर क्वेश्चन यहां पर कह सकता हूं टाइप ही नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आपको 18 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं बेहद माफी चाहता हूं। फिलहाल 19 नंबर आप प्रश्न नोट करिएगा। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भारत की अगर मैं बात करता हूं कि भारत में कितने प्रतिशत लोग जो होते हैं अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 85% बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को नोट करिए कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में जीविका की अगर मैं प्रमुख स्रोत की बात करता हूं तो प्राचीन समय की अगर मैं बात करता हूं कि प्राचीन समय में भारत में जो जीविका का प्रमुख स्रोत था प्यारे साथी, वह था कृषि। कृषि से क्या होता था कि बहुत मतलब कि अधिकतर लोग मतलब सभी लोग कृषि से अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, मतलब पहले समय में होता था कोई गेहूं कर लेता था, कोई धान कर लेता था, तो जिसके पास गेहूं होता था वो धान ले लेता था और गेहूं उसको मतलब दे देता था, मतलब एक दूसरे से अदला बदली करके चीज़ें चलाते थे और उसी से अपनी जीविका का पालन करते थे। लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो कृषि का उतना ज़्यादा कह सकते हो कि महत्व तो अब नहीं रह गया। हालांकि गांव के में जो है ना कृषि अभी भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो महत्व है, परंतु अगर मैं बात करता हूं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रकार से अब बढ़ चुकी हैं। फिलहाल 20 नंबर का राइट ऑप्शन कृषि हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखाता हूं और आपको टिक लगवाता हूं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक प्यारे साथी मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए ये सारे क्वेश्चंस आपके थे भाई 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में, मतलब आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मतलब एवरी क्वेश्चन पेपर जो भी सब्जेक्ट मतलब जिस भी सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हो तो लगभग हर एक सब्जेक्ट में क्या होगा कि आपके पेपर में 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्यारे साथी 20 एमसीक्यू आपके सोशल साइंस में भी आएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर इस क्वेश्चन पेपर के मैंने वह 20 क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो क्वेश्चंस 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। डेफिनेटली अगर आप एक बार तैयार कर लेते हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आप जो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन तैयार करके गए और वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आए। ठीक है, एक बार बस इनको नोट करके तैयार जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के वह क्वेश्चंस जो कि आपको देके जाते हैं टोटल 50 मार्क्स। ठीक है, यानी प्यारे साथी आपके क्वेश्चन पेपर में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, मतलब कि ऐसे प्रश्न जो कि भाई 4 नंबर में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और देखो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं प्यारे साथी 4-4 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 4-4 नंबर के। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे आप मिलेगा आपको वह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो जो भी हमारा सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, ठीक है, 20 फरवरी या फिर 28 फरवरी जिस भी डेट को आपको सोशल साइंस का पेपर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा जब आप क्वेश्चन पेपर देने बैठेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपके पेपर में जो वर्णात्मक क्वेश्चंस आएंगे वह टोटल 4 पूछे जाएंगे, मतलब आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में 8 क्वेश्चन, परंतु करने केवल आपको 4 पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें हमारे 2 प्रश्न पूछे गए हैं और ये दोनों हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको तैयार कैसे करना मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो तैयार करने के लिए प्यारे साथी कुछ नहीं करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस यहां पर दे रखे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले करके आपको क्या करना है भाई कि इन सभी आंसर को मतलब इन सभी क्वेश्चंस को गूगल पर जा करके, है ना, एक इस तरीके से गूगल लेंस का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको गूगल लेंस पर जा करके सर्च कर लेने हैं। इनका जो भी आंसर है, जो भी कह सकते हो सरल शब्दों वाला आंसर, ठीक है, सरल भाषा वाला आंसर, वह आंसर प्यारे साथी आपको मिल जाएगा और आप उसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें पता चली होंगी। तो जल्दी से इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लो। पहला है पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे?
दूसरा है कि मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हो, इस क्रांति पर मतलब इस फ्रांस की जब क्रांति हुई तो इसके क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, तो उसकी समीक्षा कीजिए। और ये प्रश्न आपका है जियोग्राफी का, मतलब कि भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, जियोग्राफी मतलब भूगोल। ठीक है, तो संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने क्या है प्यारे साथी, अनेक समस्याएं पैदा कर दी। इसके अलावा अगर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अथवा वाला प्रश्न है कि मुद्रण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 3 विधियां बताइए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपके जियोग्राफी के हैं, उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का ये तीसरा वाला है। अगर मैं तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं प्यारे साथी तो ये हमारे नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बतानी है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा पेपर में। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, नोट कर लेना। और ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, इसके अलावा चौथा प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा आपके पेपर में। इसके अलावा अगर मैं अथवा वाले प्रश्न की बात करता हूं तो चलिए इसको देखते हैं। तो अगर मैं अथवा वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर देखिए, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि विश्व व्यापार जो संगठन था इससे आप क्या समझते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे साथी ये भी आपका है। तो बेहद आसान तरीके से मैंने आपको मतलब कह सकता हूं कि बेहद अच्छे तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताए। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपने मेरे द्वारा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक परचेस कर ली मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हिंदी की ई बुक परचेस करनी है तो अगर आप हिंदी की ई बुक लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। मात्र 15 रुपए पे करके मेरी पूरी टीम ने मिलकर आपके लिए एक ऐसी ई बुक रेडी की है जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद क्वेश्चंस और आपको कम समय में कैसे आप हिंदी की पूरी तैयारी करोगे उसकी पूरी मतलब कि जो भी चीज़ें हैं पूरा स्टडी मटेरियल ई बुक में आपको दिया गया है। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को जरूर ओपन कर लेना। मात्र 15 रुपए पे करके ये आपको ई बुक मिलने वाली है, तो जा करके एक बार डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक को जरूर से चेक करिएगा। ठीक है, फिलहाल अब मैं आपको बताने वाला हूं अपने मतलब अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की मैंने बात की है और ऑलरेडी जियो मतलब कि सोशल साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ ले लो, सभी सब्जेक्ट की ई बुक रेडी की गई है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना भाई। अगर मैं बात करता हूं वर्णात्मक क्वेश्चन में दूसरे टाइप के जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में वो आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अगर मैं अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात करता हूं प्यारे साथी, तो जो मैंने यहां पर आपके लिए क्वेश्चन ये लिए हैं ना, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और फिर से मैं आपसे बार बार नहीं कहना चाहूँगा, अगर आपने एक बार तैयार कर लिए तो आपके ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो 150 शब्दों में इनका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। टोटल 24 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। कितने नंबर के आएंगे भाई? 24 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आएंगे। कितने नंबर के? 24 नंबर के। आपके पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, तो टोटल 24 नंबर ये क्वेश्चंस आपको देके जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइएगा और इसके 2 प्रभाव भी बताइएगा, है ना। तो पहला प्रश्न तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद यदि मैं अपने अगले प्रश्न की बात करता हूं प्यारे साथी, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। देखिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे और मतलब उनके आंदोलन इतने थे कि अगर आप दूसरा चैप्टर खोल के देखोगे तो मतलब दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उनके सारे आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह पर नमक सत्याग्रह, मतलब बहुत सारे आंदोलन कह सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने चलाए थे। ठीक है, तो उनमें से एक महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हो, इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। अथवा में एक क्वेश्चन है, फिर दूसरा, इसके अलावा अगर देखिएगा तीसरा प्रश्न नहीं है, ये दूसरा ही है। अथवा कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसको बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केवल एक ही प्रश्न है तीसरा वाला, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हो कि मिसप्रिंट हो गया चीज़ों को लिखते समय, तो डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो देखिए दूसरे वाले में 2 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। दोनों क्वेश्चन हमारे जियोग्राफी के हैं, मतलब भूगोल के हैं। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन हमारे इतिहास यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं प्यारे साथी।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है। तो ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन, ये तीसरा वाला, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। और अगर मैं इसके बाद चौथे नंबर की क्वेश्चन की बात करता हूं, तो कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण और उद्देश्यों का उल्लेख करें, इसको नोट कर लीजिए। और ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा वाले प्रश्न की बात करते हैं अगर, तो अथवा में जो प्रश्न है प्यारे साथी वह है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग HDI बोलते हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिएगा। तो 6 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से नोट किया होगा। तो यहाँ तक कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 6-6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 6 मार्क्स के एवरी क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो 24 मार्क्स अगर आपको पूरे अपने पक्के करने हैं ना, तो ये सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके गूगल से सर्च करके इनको तैयार से जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलो भाई, अब बताते हैं कि मानचित्र से संबंधित, ठीक है, मानचित्र से संबंधित कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहली बात कि मानचित्र से जो भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, वह सारे क्वेश्चंस आपके भारत के मानचित्र से पूछे जाएंगे। मतलब कि भारत के मानचित्र में आपको एवरी क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके पेपर में मानचित्र से संबंधित प्यारे साथी 2 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न संख्या 9A, दूसरी प्रश्न संख्या 9B आती है। तो पहली प्रश्न संख्या 9A, दूसरी प्रश्न संख्या 9B आती है। अगर मैं 9A प्रश्न संख्या की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर हमारी इतिहास पूछी जाती है। क्या आती है? इतिहास। तो इतिहास के आते हैं भाई टोटल 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो सभी को पता होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, ठीक है। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तीसरा क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है, चौथा क्वेश्चन। और 5वां प्रश्न हमारा है सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। एवरी क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं से ढूंढना है, क्योंकि आपके पास इस टाइम है मोबाइल फ़ोन, और फ़ोन का इस्तेमाल करके आप लोग गूगल में जाना, और गूगल में एक लेंस ऑप्शन आपको मिलेगा प्यारे साथी। तो लेंस वाले ऑप्शन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन को सर्च करके आंसर को स्वयं से ढूंढना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे प्रश्न संख्या 9B की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी मानचित्र वाले भूगोल से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहली बात कि प्रश्न संख्या 9B में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे भूगोल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको इतिहास की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि एवरी क्वेश्चंस के लिए अपना एक अलग से चिन्ह होता है, ठीक है। एवरी क्वेश्चंस के लिए प्यारे साथी अपना एक अलग से चिन्ह होता है, जिसको आपको भारत के मानचित्र पे दर्शाना होता है। और यही आपको डिफरेंस बताता है कि जो इतिहास के क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगाना होता, परंतु जो भूगोल यानी जियोग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक पार्टिकुलर हर एक प्रश्न के लिए आपको एक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि चावल के उत्पादक राज्यों को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, गुजरात की राजधानी को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और बॉक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले नोट करो प्यारे साथी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो कपास उत्पादन का एक क्षेत्र आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और डल झील को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर, एक मिनट, तो ये पूरा पेपर यहाँ पर प्यारे साथी आपका समाप्त होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इस क्लास को एकदम अच्छे से देखा होगा और सारी चीज़ों को बेहद अच्छे तरीके से समझा होगा। मेरा सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है भाई कि क्वेश्चंस को समझ लेना और अच्छे से एक बार इनको कहीं ना कहीं नोट्स बनाकर नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्लास को देखने से, वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपने प्रश्नों को तैयार नहीं किया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपने पूरे की पूरी क्लास को देख लिया है तो मेरी एक आपसे निवेदन है कि एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करना। हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर के लिए आपके लिए ई बुक रेडी की है। बहुत ज़्यादा समय लगा ई बुक को रेडी करने में, लेकिन कह सकता हूं कि अत्यंत प्रयास के साथ हमारी जो भी ई बुक है वह रेडी हो चुकी हैं। और सभी इस ई बुक का प्राइस मात्र 15 रुपीज़ है। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट की ई बुक लेना चाहते हैं
तो केवल और केवल मात्र 15 रुपये पे करके आपको ई बुक मिलने वाली है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, और मिलेंगे आपसे हम एक और इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ, एक और वायरल पेपर के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।